सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के साइकोलॉजी। क्या देखने वाले हैं? साइकोलॉजी का मॉडल सेट नंबर 4 को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले आप लोगों को 3 वीडियो हम दे चुके हैं, सेट 1, सेट 2 और सेट 3, और ये सेट 4 है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसमें लिंक रहेगा। और लाइक शेयर आप लोग अगर अच्छा लगता है तो करिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मत करिए। ठीक है, चलिए। और कोई पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या हो, कुछ हो, तो आप लोग इस नंबर देते हैं। ठीक है, देखिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज आप लोग करिए, तो आप लोगों को समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी समझ में आप लोगों को आएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आया है, मनोविज्ञान क्या है? तो यह एक विज्ञान है। क्या है? एक विज्ञान यानी कि साइंस है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान जो है किसका अध्ययन करते हैं, मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, तो हम लोग मनोविज्ञान में जो है किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इसमें हम लोग व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? व्यवहार के बारे में। जब बच्चा क्या होता है, बच्चा जो जब देखिए इतना इस रूप से बढ़ते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, इस रूप से घटते हैं। जब उसका उम्र घटता जाता है, उसका व्यवहार भी धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। उसका व्यवहार भी धीरे धीरे हम लोग उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इतना दूर देखें शिखर तक, फिर शिखर से नीचे तक हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मानव का व्यवहार जो है देख पाते हैं। एक बार बच्चे से लेकर जब बच्चा रहता है तो धीरे धीरे ऊपर उठता है, उसमें व्यवहार में परिवर्तन होता है, और धीरे धीरे वो नीचे गिरता है, तो व्यवहार में भी परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही जो है मनोविज्ञान अध्ययन करता है, मतलब इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मनोविज्ञान में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। चेतन अनुभूति का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सबसे उत्तम ढंग से किया जाता है? तो चेतन का मतलब होता है चेतन अनुभूति। चेतन अनुभूति का मतलब होता है, चेतन का मतलब होता है कि मन के अंदर में हम लोगों का कुछ अच्छा महसूस होना, कुछ अच्छा सा फील होना, महसूस होना, यही होता है अंतर निरीक्षीकरण विधि, जिसे हम लोग कहते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर कुछ पॉजिटिविटी फील होता है, तो सकारात्मक भाव पैदा होता है, तो यही सब चेतन अनुभूति होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किनके द्वारा अंत निरीक्षीकरण विधि के उपयोग पर सबसे अधिक बल डाला गया? तो वुंड के द्वारा। किनके द्वारा? वुंड के द्वारा। चलिए टिचनर के अनुसार मनोविज्ञान का सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? तो अंतर निरीक्षीकरण, मतलब हम लोग उसको अंदर से समझ पाएंगे, अंदर से सब कुछ, मतलब उसको समझ जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, ये सारा चीज़ हम लोग उसके अंदर को अगर झांकते हैं तो उसमें हम लोग पा जाते हैं। ठीक है, जिस वस्तु प्रेक्षण में प्रत्येक व्यवहार को स्वयं भी करने में हाथ बटना है,
पढ़ता है तथा उसका प्रेक्षण भी करता है उसे कहा जाता है सहभागी। क्या? सहभागी। जैसे आप लोग कोई भी कार्य को करते समय अकेला नहीं करते हैं। जब अकेला नहीं करते हैं कोई दूसरा आपका साथ देता है काम करने के लिए। जैसे छोटे हो तो मम्मी पापा, दादा दीदी, बड़े भाई बहन, ये सब हाथ बटाता है, सहयोग करते हैं, तो वही होता है ये क्या बोलते हैं उसको, व्यवहार में सहयोग भी करते हैं और हाथ बटाते हैं। तो हम लोग उसे प्रेक्षण के व्यवहार को जो है ये हम लोग देख पाते हैं, सहभागी प्रेक्षण। उसके बाद 7 नंबर देखिए, मानव विकास किस मनोविज्ञान की एक शाखा है? तो आधुनिक मनोविज्ञान। क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान, जो अब हम लोग देख पा रहे हैं उस वही। ठीक है। चयनात्मक अवधान को प्रभावित कराने वाले कारकों का संक्षेप में वर्णन करें। तो चयनात्मक अवधारणा के कारकों को भाग 2 बाह्य एवं आंतरिक कारकों के वर्गीकरण किया जाता है। बाह्यकरण देखिए क्या है? उद्दीपन के लक्षण से संबंधित होते हैं। अन्य चीज स्थित रहने पर उद्दीपक के आकार, तीव्रता, गति, अवधान के प्रमुख निरर्थक होते हैं। और आंतरिक कारक क्या होते हैं? जो व्यक्ति के अंदर में ये होता है, फील होता है, वे व्यक्ति के अंदर में पाए जाने वाले हैं, जिन्हें भागों में 2 भागों में बांटा जाता है। हो गया अभिप्रेरणात्मक कारक। देखिए अभिप्रेरणात्मक कारक हम लोग देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। अभिप्रेरणात्मक कारक में क्या होता है? देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए पहले। देखिए आप लोगों के मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि बेटा या बेटी आप लोग क्या करिए, अच्छे से रिजल्ट करिए, आप लोगों को 90% लाना है, 80% लाना है या 60% लाना है, ये बोलते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, उसको सुनते हैं। ठीक है। अगर आप लोग अंतर से उसको जब तक नहीं समझेंगे, अंतर से खुद, तब तक आप लोग उतना नंबर या परसेंटेज नहीं ला पाएंगे, कभी भी नहीं ला पाएंगे। ठीक है। आप लोगों को अगर आप लोग अंतर में ठान लिए कि हमको 90% लाना है और मामा यानी कि पापा माँ जी ये भी नहीं कहे कि कितना लाना है, क्या करना है, मान लीजिए कि नहीं बोले, और आप अंदर में मतलब ये चीज़ सोच लिए हैं कि हमको 90% लाना है, कितना लाना है, 90% लाना है, तो क्या होता है, आप ज़रूर ले आएंगे क्योंकि आप अंदर से जगे हुए हैं। ठीक है। यही होता है इसका कारक। इसका संबंध हमारी जैविक एवं सामाजिक आवश्यकताओं से होता है। इसे हमें भूख लगती है, हम सब भोजन हल्की गंध का भी सूंघ लेते हैं, ये अभी प्रेरणात्मक होती है। और वही चीज़ जो हमने बताया अभी प्रेरणात्मक मतलब अंदर से उसको लेना। ठीक है। बी में देखिए क्या है, संज्ञानात्मक कारक। संज्ञानात्मक कारक होता है देखिए जो हम लोग अंदर में फील करते हैं, अंदर में महसूस करते हैं। ठीक है। अंदर में हम लोग जो महसूस करते हैं, संज्ञानात्मक वही। संज्ञान मतलब कुछ चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, ठानते हैं कि ये करना है, वो करना है। देखिए इसके अंतर्गत अभिरुचि, आपको जिस कार्य को करना है अच्छे से उसमें आप लोगों का रुचि होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रुचि होना जरूरी है। अभिवृत्ति आदि आते हैं जो वस्तु रुचिकर तथा जिस वस्तु के प्रति अभिवृत्ति अनुकूल होती है वो हमारा ध्यान भी खींचती है। और जो चीज़ हम लोग करने के लिए ठानते हैं और मान लीजिए वो हम लोग के अंदर से ही हम लोग फील करते हैं, अंदर से फील करते हैं, तो क्या होता है, वो हम लोग का अभिरुचि भी बनता है, उसमें हम लोग को करने में रुचि भी लगता है। मान लीजिए कोई काम आप लोग के पापा जी करने के लिए बोले हैं कि ये काम आप लोग करिए और आप लोगों का कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मतलब रुचि नहीं है, तो आप लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है। देखिए आप लोग इंटर करेंगे, उसके बाद आप लोगों को मान लीजिए कि आप सभी आर्ट्स से है। ठीक है। तो आर्ट्स से रहने के बाद आप लोगों को कोई प्रेशर देगा कि आप लोगों को ये करना है। मान लीजिए कि आप सोचे हैं कि हमको साइकोलॉजी ऑनर्स करना है। ठीक है। अपने से सोचे हैं और पापा जी बोल रहे हैं कि नहीं आपको साइकोलॉजी नहीं चाहिए, साइकोलॉजी मत करिए, आप लोग जियोग्राफी करिए। तो उसमें क्या हुआ, आपका जो संज्ञान था, अभिरुचि था, ये उतना नहीं रहेगा क्योंकि आप एक सोच मतलब चाहते थे और दूसरे के द्वारा आपको अपनाना पड़ा दूसरा कुछ। तो यही सब सारा चीज़ जो है ये मतलब होता है। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर समझ में नहीं आता है, आपका आप जो समझाते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो हम और भी अच्छे से प्रयास करेंगे आप लोगों को समझाने की। ठीक है। चलिए 9 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है,
9 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है। प्रेक्षण से आप क्या तात्पर्य है, इसके गुण दोष का भी संक्षेप में हम लोग को वर्णन करना है। तो प्रेक्षण देखिए, प्रेक्षण मतलब हम लोग जो चीज़ देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ हम लोग देखते हैं। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम लोग देखते हैं। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप बैठे हुए हैं घर पर और एक छोटा सा बच्चा जो है आपके सामने से जा रहा है। तो जाते जाते वो उसका हरकत देखिए, वो क्या करता है, बहुत सारा चीज़ जो है वो उसको जाते जाते जितना सारा चीज़ उसके आँख में लगेगा कि हाँ ये हमारा लायक है, हम खेलेंगे इसको लेकर, तो वो वहाँ मतलब वहाँ से ले लेगा जाते समय देखिए। और उतना और भी छोटा बच्चा आप लोग देखिए, जो मान लीजिए कि 2-3 साल का बच्चा है, 2 साल का मान लीजिए, 1.5-2 साल का बच्चा है, बैठना सीखा है, तो कहीं आप मिट्टी के ढेर में उसको बैठा दीजिए तो अपने से कुछ वो मतलब करेगा। देखिए एक छोटा अगर उसमें कोई लकड़ी वगैरह रहेगा तो उसमें लेकर वो खुदना शुरू करेगा, या जो पत्थर निकलेगा या जो कोई भी चीज़ निकलेगा उसको गौर से 2 हाथ में उसको चेक करेगा कि ये चीज़ क्या है ना, वो ये करता है। तो यही सारा चीज़ जो हम लोग देखते हैं यही होता है प्रेक्षण। मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में बैठते समय आप लोग मान लीजिए क्लास में क्या है, बैठे हुए हैं क्लास में, तो आप लोग इधर उधर पूरा सभी स्टूडेंट पूरा बैठे हुए हैं, है ना पूरा, और टीचर लोग कहाँ है, यहाँ टीचर है। तो यहाँ टीचर जो है, तो आप लोग क्या करते हैं, प्रेक्षण करते हैं किन्हें, टीचर को। किन्हें प्रेक्षण करते हैं, टीचर को। सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीचर को प्रेक्षण करते हैं, मतलब देखते हैं कि टीचर क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं। सभी का प्रेक्षण रहता है टीचर के ऊपर, शिक्षक के ऊपर, अध्यापक के ऊपर, ठीक है। तो यही होता है प्रेक्षण। एक बार अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना, तो आप लोगों का कोई पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, आप लोग अपने से खुद से मतलब इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रेक्षण का मतलब समझ गए क्या होता है। देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है ना, दोष और गुण लिखना है। तो यहाँ हम लोग को गुण लिखा हुआ, देखिए इस विधि वस्तु तथा अवैज्ञानिक होता है, अवैयक्तिक होता है ना, अवैयक्तिक होता है। इसका प्रयोग बच्चे, बूढ़े, पशु, पक्षी सभी किया जाता है। इस विधि में संख्यात्मक परिणाम भी प्राप्त होता है। इसके एक साथ कोई व्यक्ति का अध्ययन संबंध है ना। देखिए मान लीजिए कि शिक्षक यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, क्लास में शिक्षक है ना। यहाँ मान लीजिए शिक्षक बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट जो है बैठे हुए हैं, बहुत सारा। तो एक बोर्ड में कुछ काम दिया है शिक्षक ने, यहाँ क्या किया है, कुछ काम जो है यहाँ दे दिया है, बोर्ड में कुछ आप लोगों को काम दिया है और आप लोगों के लिए करने के लिए बोले हैं। तो शिक्षक का प्रेक्षण क्या होगा, हर स्टूडेंट के ऊपर आंख रहेगा कि कौन सा बच्चा क्वेश्चन को कर रहा है और कौन सा बच्चा बैठे बात कर रहा है, क्या सब कर रहा है, ये सब दिखता है। तो ये होता है मतलब एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारा व्यक्ति के ऊपर अध्ययन करना, या अध्ययन का मतलब देखना, सिखाना, ये सारा चीज़ होता है। समझ में आता है, आ रहा है ना। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, इस विधि में पुनरावृत्ति की विशेषता होती है। पुनरावृत्ति मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, बार बार करते हैं। क्या करते हैं, बार बार करते हैं, यही होता है पुनरावृत्ति, ठीक है। बार बार जो चीज़ को हम लोग करते हैं वही पुनरावृत्ति होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अभी इसका, हम लोग गुण देखें, अभी दोष देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट को देखेंगे। इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, देखिए इस विधि में श्रम एवं समय का व्यय होता है। हाँ, श्रम एवं समय का व्यय होता है, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है। दूसरा में देखिए प्रेक्षक के पूर्वाग्रह के कारण गलती का डर रहता है। जो प्रेक्षक जो करते हैं काम को, अगर उसमें पूर्वाग्रह मतलब उससे कोई चीज़ पहले किया हुआ है, उसमें अब उसका गलत हुआ है, तो उसका डर रहता है कि नहीं हम ना उस बार ऐसे किए थे, इस बार ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा भी गलत हो जाएगा। मान लीजिए कोई आप लोग क्लास में मैथ वगैरह करते हैं और एक प्रश्न आप लोगों का गलत हुआ है, तो बाद में आप लोगों को फिर से उठाया गया, तो आप लोग सोचेंगे 10 बार कि नहीं इस बार ना हमको अच्छे से करना है, उतना हड़बड़ी से नहीं करेंगे, नहीं तो इस बार भी मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो यही होता है पूर्वाग्रह, मतलब जो चीज़ पहले किया हुआ चीज़, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, प्रयोगशाला की नियंत्रित परिस्थितियों नहीं होने के कारण निष्कर्ष प्रभावित होता है। प्रयोगशाला जहाँ हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, जहाँ हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। आप लोग का हर एक स्कूल में आप लोग का भी कोई एक्टिविटी रूम होता है, वहाँ हम लोग प्रयोगशाला कहते हैं। जैसे विज्ञान का एक कक्षा रहता है ना, वहाँ बहुत सारा चीज़ रहता है, जाकर हम लोग वहाँ सीखते हैं, करते हैं। तो ये रहना जरूरी है, नहीं रहेगा तो निष्कर्ष प्रभावित। निष्कर्ष मतलब जो उसका हम लोग निचोड़ निकालते हैं ना, उसमें हम लोग का दिक्कत आ सकता है, ठीक है। चलिए
संस्कृति समाज में क्या है, देखिए समाज और संस्कृति में क्या अंतर होता है। संस्कृति का मतलब होता है कि जो हम लोग करते हैं, हमारा रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सारा चीज़ इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये तीनों चारों चीज़ मिला करके हमारा संस्कृत होता है। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं 11 क्लास में, 11 क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हैं पहले दूसरे चैप्टर में कि संस्कृति क्या होता है ना। तो वही होता है संस्कृति। समाज क्या होता है, देखिए समाज हम पढ़ेंगे नहीं, आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, समाज क्या होता है, देखिए इसमें कोई लोगों का एक समूह होता है। क्या होता है, कोई लोगों का एक विशेष समूह होता है, और जिसमें हम लोग एक राष्ट्र का हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य का कुछ समूह होता है जो एक जगह में रहता है, कुछ घर रहते हैं, उसमें हम लोग उसी को हम लोग समाज कहेंगे। और उस समाज में जो चीज़ हम लोग खाते हैं, पीते हैं, भाषा बोलते हैं, रहते हैं, पर्व त्यौहार मनाते हैं, सारा चीज़ जो करते हैं, जो शासन की व्यवस्था रहते हैं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, तो उसमें जो चीज़ हम लोग करते हैं, रहते हैं, शासन वगैरह रहता है उस समाज में, तो ये सारा चीज़ हो जाता है संस्कृति। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए किशोर अवस्था की कुछ चिंता का संक्षेप में बताइए। देखिए किशोर अवस्था हम लोग कब से कब तक आते हैं, देखिए इसे किशोर अवस्था हम लोग आ जाते हैं लगभग 11 से लेकर 18 वर्ष तक, है ना। ये किशोर अवस्था होता है। इसमें हम लोग जो चीज़ करते हैं, इसमें हम लोग जो चीज़ करते हैं वो क्या लगता है पता है आप लोगों को? उसमें लगता है कि हम ही सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है। गलत ही करते हैं हम लोग, उस समय गलत ही करते हैं, ज़्यादा अच्छा चीज़ हम लोग उस समय नहीं सोच पाते हैं, बहुत सारा चीज़ गलत करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम जो कर रहे हैं ये सही है। दूसरा मान लीजिए कोई अपना दादा हो या बड़े बहन हो या पापा जी हो या माँ जी हो, उसने आप लोग को कहा कि नहीं ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है, तो उसका बात हम लोग नहीं सुनते हैं, उसका बात हम लोग नहीं सुनते हैं। कोई टीचर ने भी बताया कि नहीं रे ऐसा नहीं करना है, आप लोग ये गलत है, तो हम क्या सोचते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, आप जो बोल रहे हैं वही गलत है। इसी तरह इस समय जो है सोच रहता है। हम लोग बहुत सारा क्या होता है, जिद पे अड़े रहते हैं इसी समय। ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ के हम समझाते हैं। चलिए किशोर, वो पढ़े। देखिए किशोर अवस्था में व्यक्ति कभी कभी अकेलापन एवं समूहों के दबाव महसूस करता है। सही बात है। इस समय देखिए बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं 12 से 18 साल 17 साल के आप लोग हैं, है ना। तो 12 से 11 से शुरू होता है, तो आप लोग का उम्र लगभग 17 साल प्लस है, 17 या 16 साल प्लस है, 17 साल 18 साल किसी का भी हो गया है। तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह का हम लोग महसूस करते हैं। कभी कभी सोचते हैं अरे छोड़िए हम अकेला ही रह लेंगे, मेरा कोई नहीं है, हम बहुत सारा झगड़ा वगैरह ये सब हम लोग करते हैं, और इस तरीके से हम लोग सोचते हैं, तो अकेला भी महसूस करते हैं। उपचार विधि प्रकार और स्वीकृत व्यवहार को भी इंगित करता है। पहले हम बताएं, इससे हम लोग पहले बताएं कि झगड़ा कर लेते हैं और हम जो गलत करते हैं उसे पापा जी, माँ जी या फिर दूसरा कोई हमको कहेगा कि नहीं ये गलत है, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं आप गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ यही सबसे सही है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं, अस्वीकृत बना देते हैं, है ना। उपचार समस्या वाले किशोर में कम विश्वास एवं उपलब्धि में निम्न स्तर होती है, और उपचार माता पिता का सहयोग, पारिवारिक विवाद से जुड़ा होता है। और ये पहले बता चुके हैं हम, पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो हम समझा दिए ना वही आप लोग लिख के आइएगा तो नंबर आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है। आत्मसंदेह मतलब किशोर आत्मसंदेह का मतलब क्या होता है, हम लोग अंदर में सोच लेते हैं कि ये होता है दुश्चिंता वगैरह, स्वयं के प्रति चिंतित रहते हैं कि नहीं ये मेरे साथ था वो तो चले गए, झगड़ा वगैरह दोस्तों के साथ होते ही रहता है, आप लोग जानते हैं, उतना हम खुल के बात नहीं करेंगे। ठीक है, किस तरह इस उम्र में आप लोगों का किस तरीके का व्यवहार रहता है आप लोग जानते हैं। ठीक है, के लिए मादक द्रव्य सेवन भी करने लगते हैं। ये कहने की बात नहीं है, आप लोग खुद समझ रहे हैं इस बात को। इसके अलावा से आचार संबंधी विचार कर लेते हैं, और एनोरेक्सिया, नर्वोसा विकार में खाना पीना छोड़कर शरीर को अत्यधिक दुर्बल बना लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ मान लीजिए कि प्यार वगैरह ये सब आप लोग के ऊपर है, बहुत सारा कोई है ही,
हम जानते हैं, ठीक है ही। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसके साथ झगड़ा हो गया तो झगड़ा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि चलो हम नहीं खाएंगे, तुम जब तक ये नहीं करोगे, ये मेरा बात नहीं सुनोगे, हम नहीं खाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ये सारा चीज़ हम लोग अपने को कष्ट देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं ना। तो आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, दुबला बना देते हैं, कहीं काट लेते हैं, नस वगैरह इसे हम लोग काट लेते हैं, हाथ पैर कहीं कहीं। तो ये सारा चीज़ उसमें होता है किशोर अवस्था में, ठीक है। उसमें देखिए तथा बुलिमिया विकार में भी अवरुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाना शरीर को बोडल बना देती है, और इस समय हमारा शरीर का विकास जो है बहुत होता है, बहुत सारा विकास होता है। 12 से 18 साल के अंदर हमारे देखिए क्या होता है, जो लड़के लोग हैं उसके जो गले हैं, गले में गला जो होता है उसमें एक उभरा हुआ चीज़ निकल जाता है ना। दाढ़ी मूछें आने लगती है, बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग का परिवर्तन होता है। लड़की लोगों के थाई और स्तन वगैरह का विकास होता है। ये सारा चीज़ इस किशोर अवस्था में के अंदर में ही क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न पे हो जाते हैं। तर्क से आप क्या समझते हैं? तर्क आप लोग, तर्क मतलब वही चीज़ जो किशोर अवस्था में हम, किशोर नहीं, ये तर्क जो है हम लोग का बहुत छोटे से ही आता है। देखिए जब हम लोग 6 साल के हो जाते हैं ना, तो उस समय से लेकर हम लोग का तर्क, मान लीजिए आपका पापा जी कहीं जा रहे हैं, आप 5 या 6 साल के या 7 साल के हैं, तो आपने बोला कि पापा जी ना हमको ये वाला चीज़ चाहिए, है ना। बोलेगा कि नहीं रे बेटा उतना पैसा आज नहीं है, दूसरे दिन ला देगा, नहीं हमको आज ही चाहिए, नहीं हमको आज ही चाहिए। इस तरीके का हम लोग व्यवहार करते हैं, यही मतलब तर्क लेके बैठते हैं, नहीं हमको चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, कहीं दौड़ के भाग जाएंगे। विभिन्न तरह का हरकतें हम लोग उस समय करने लगते हैं, विभिन्न तरह का हरकत करने लगते हैं। तो यही होता है तर्क, जो मानसिक क्रिया के ऊपर जिसके सहारे सूचनाएं एकत्रित करने से विश्लेषण के सहारे किसी निष्कर्ष तक हम लोग पहुंचाते हैं। इसमें 2 प्रकार होता है, एक निगमनात्मक तर्क होता है और एक आगमनात्मक तर्क होता है, आगमनात्मक तर्क होता है। देखिए जो तर्क पूर्व धारणा से प्रारंभ होता है। पूर्व धारणा मतलब कोई भी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं पहले से। पूर्व धारणा मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, और उसके ऊपर हम लोग तर्क ले रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग तर्क ले रहे हैं, ये हो जाता है निगमनात्मक तर्क, है ना, कहते हैं। जैसे तर्क समान अभिग्रह को विकसित करता है। और आगमनात्मक तर्क क्या होता है, वह तर्क जो विशिष्ट तथ्यों से परीक्षण के आधार पर पारित होता है, उसे आगमनात्मक तर्क कहते हैं, जो विशिष्ट परीक्षण के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। देखिए निगम तर्क क्या होता है, पहले कोई नियम होता है, उस नियम के द्वारा हम लोग जाते हैं। और आगमनात्मक तर्क में क्या होता है, इसमें हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग उदाहरण देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट तथ्य, मान लीजिए आप लोग बोले हैं राम, क्या बोले हैं, राम बोले हैं, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये एक तथ्य हो गया, उसके बाद बोलेंगे बताओ ये राम जो है ये क्या बोलते हैं, किस भाग में पड़ता है, संज्ञा में आता है, विशेषण में आता है, सर्वनाम में आता है, किस में आता है। तो हम लोग उस समय सोच में पड़ जाते हैं कि राम का मतलब होता है नाउन, मतलब ये होता है संज्ञा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, जान गए। और यहाँ हम लोग निगमनात्मक में क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा जो या नाउन, नेम यानी कि कोई भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये हम लोग जान जाते हैं कि राम, तो हम ये बाद में आते हैं, ठीक है, यही होता है। चलिए वीडियो लंबा होगा, ये आप लोग एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी सारा चीज़, और आप लोग पढ़िए अपने से। पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएगा तो हमको बताना, हम उसको समझा देंगे। कोई भी चीज़ नहीं समझ में, वर्ड नहीं समझ में आता है कुछ भी, तो उसे हम समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो पहले हम एक नंबर दिए हैं आप लोगों को, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। चलिए इसमें आप लोग लिख लिए, नोटबुक में आप लोग इसे उतारिए, ठीक है, लिखना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा है साइकोलॉजी, बहुत मतलब एक बार अगर समझ गए आप लोग तो किसी के भी मन की बात आप लोग पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा है ये, है ना। चलिए आप लोग देख लिए, है ना। देखिए भाषा एवं चिंतन में क्या अंतर होता है। भाषा क्या होता है, जो हम लोग बोलते हैं, चिंतन क्या होता है, जो हम लोग सोचते हैं, है ना। तो यही सारा चीज़ है, आप लोग इसे पढ़िए और अपना कॉपी में अपने खुद लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार,
और एक बार पढ़िए, उसके बाद अपना कॉपी में लिखिए। आप लोग मतलब अपने से लिख पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद इसको मिलाइए, कितना सही हो रहा है, कितना आप गलत कर रहे हैं, यही सारा चीज़ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को देखें पूरा, है ना। और जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा ये भी इसका भी नोटिफिकेशन आप लोग मिलता रहेगा। और इसमें कोई 11 क्लास का ही नहीं, आप लोगों को हम क्लास 1 से 1 to 12 क्लास तक की स्टडी कराते हैं, है ना, पूरा। तो सब कुछ मतलब समय हमको ज़्यादा नहीं मिलता है, जितना समय मिलता है हम उसे करा देते हैं 1 to 12। तो आपके घर में अगर इस तरीके के कोई स्टूडेंट्स है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उसका भी जो है वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना जो एग्ज़ाम है अच्छे से दीजिए, अच्छे से उसको लिखिए। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया होगा आप लोगों का रिजल्ट। चलिए, थैंक यू।